हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे वेल आर्टिशियन के लिए और जो भी दूसरे आपके आईटीआईज़ के एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें टेक्नीशियंस का आता है। सो वेल्डर ट्रेड का हम देखेंगे। सो वेल्डर ट्रेड में इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 121 क्वेश्चन है और ये लेवल 2 के क्वेश्चन हैं जो आपके वेल्डर गैस और इलेक्ट्रिक टाइप के हैं, उसमें सारे क्वेश्चन बनते हैं। सो इससे पहले एक पार्ट जो है अपलोड हो गया है जिसमें आपके 129 क्वेश्चन थे और वो लेवल 1 मतलब वो थोड़ा ईजी लेवल के क्वेश्चन थे। ये थोड़ा अलग लेवल का क्वेश्चन है ना। सारे क्वेश्चन जो है आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है ना। और एमसीक्यू क्वेश्चन ही आता है जितने भी आप कंपटीशन लेवल का एग्जाम देते हो टेक्नीशियन लेवल का, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो आते हैं एमसीक्यू लेवल का आते हैं। इसमें जो है पूरा थ्योरी का पोर्शन का वाला क्वेश्चन देखेंगे तो ज़्यादातर नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो थ्योरी से ही क्वेश्चन है। मैक्सिमम मीन्स 90%, 99% जो क्वेश्चन है वो आपके थ्योरी से क्वेश्चन है। बाकी एक आध दो क्वेश्चन जो ऐसे मिलेंगे जो आपके दूसरे मिलेंगे, बाकी मैक्सिमम वही है ना। और जैसा कि मैंने बताया ये आपका भेल के लिए तो है ही उपयोगी और दूसरे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी उपयोगी है ना। बाकी इसमें आपका फर्स्ट पेज है जिसमें आपका लिखा हुआ है। बाकी इसमें कुछ जो चीज़ें जो समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट के माध्यम से भी वो चीज़ें पूछ सकते हैं, उसका जवाब जो है आपको मिल जाएगा है ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। जो पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन जो है आपके हिंदी और इंग्लिश में दोनों में है। जिनको भी हिंदी में समस्या है वो इंग्लिश में समझ सकते हैं, जिनको इंग्लिश में समस्या है वो हिंदी में समझ सकते हैं ना। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वेल्डिंग जॉइंट्स ऑन इन द पिक्चर है ना। पिक्चर यहाँ पे नहीं है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आते हैं तो दूसरा क्वेश्चन जो है कंबस्शन ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड अबाउट खालिस्तान है डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो ऑक्सीएसिटिलीन ज्वाला के दहन से लगभग कितना डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उत्पन्न होता है उसके बारे में पूछा है। तो 3100 से 3300 डिग्री सेल्सियस होता है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन है। सो आपका क्वेश्चन है एसिटिलीन गैस इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड। तो एसिटिलीन गैस कार्बन और किस चीज़ से मिलकर बनती है। तो एसिटिलीन गैस जो होता है कार्बन और उसमें जो होता है आपका हाइड्रोजन मिला हुआ होता है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। 4 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है ओके सो 4 नंबर क्वेश्चन जो है द कलर ऑफ एसिटिलीन गैस सिलेंडर इज है ना। तो एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग कैसा होता है तो मरून कलर का होता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। ब्लैक का पूछा जाता है, ब्लैक का जो होता है आपका ऑक्सीजन का होता है। दो ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। समटाइम ये ब्लू के लिए पूछा जाता है तो जो लाइट ब्लू होता है या फिर आपका आकाशी ब्लू करके होता है वो आपका ऑर्गन का होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। सो 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका विच गैस सिलेंडर इज ऑल्सो कोल्ड ए डी ए गैस सिलेंडर है ना। डिजॉल्व एसिटिलीन गैस सिलेंडर किसको बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो डिजॉल्व एसिटिलीन गैस जो होता है एसिटिलीन गैस सिलेंडर को ही बोलते हैं ना। सो पहला जो है आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है एक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एसीटोन कैन डिजॉल्व खालिस्तान है वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो तरल एसीटोन को जो होता है एक आयतन सामान्य वायुमंडल दबाव और तापमान के तहत एसिटिलीन गैस के खालिस्तान है आयतन को घोल सकती है। तो कितना घोल सकती है उसके बारे में पूछा है। तो ये जो होता है आपका 25 तक का, तो 25 वॉल्यूम तक कर सकते हैं ना डिजॉल्व। 25 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन गैस, जहाँ पे एक वॉल्यूम जो होगा आपका एसीटोन का होगा और 25 जो होगा आपका एसिटिलीन का होगा है ना। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। 7 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ गैस रेगुलेटर यूज इन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग। तो निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकार का गैस नियामक है जो ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है। तो ऑक्सीएसिटिलीन में जो ऑक्सीएसिटिलीन गैस वेल्डिंग जो होता है उसमें जो होता है आपका एक रेगुलेटर यूज़ किया जाता है। सो कौन सा टाइप का जो रेगुलेटर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछा है। तो इसमें आपका जो होता है सिंगल एंड डबल स्टेज का जो रेगुलेटर होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। एकल और दोहरा चरण का जो नियामक होता है दोनों उपयोग किए जाते हैं ना। सी जो है आपका सही उत्तर है। इसमें खाली सिंगल दिया है, इसमें डुअल दिया है, तो दोनों के दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट्स ऑन इन द पिक्चर। देखो उपकरण जो दिया गया है चित्र में इसके बारे में पूछ रहा है। तो ये आपका गैस रेगुलेटर है ना। सी ए जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है इन ऑक्सीजन गैस कटिंग टॉर्च द एंगल ऑफ द कटिंग नोजल विद द बॉडी इज, कितने डिग्री का होता है उसके बारे में पूछा है। जो ऑक्सीजन गैस कर्तन टॉर्च में कर्तन नोजल जो होता है बॉडी के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो वो जो होता है आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है ना। सी जो है आपका सही उत्तर है। ये कटिंग के लिए होता है ना, बाकी सब में जो होता है वो चेंज होता है, आपका 45 का मिलेगा, 40 का मिलेगा, ऐसे करके मिलता है उसमें 35 का। 10 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है इन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग ब्लो पाइप द एंगल ऑफ द वेल्डिंग नोजल विद द नेक इज डिग्री, है ना। अब ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग फूकनी में नेक के साथ जो वेल्डिंग नोजल का कोण होता है वो कितना होता है, तो जो ब्लो पाइप होता है और उसका नेक जो होता है नोजल विद नेक, उसमें जो आपका टेढ़ा हुआ रहता है वो आपका 120 डिग्री होता है ना। सॉरी मैं कम बता रहा था, वो ज़्यादा होता है ना, तो 120 डिग्री का, तो डी जो है आपका राइट आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है हाउ मेनी कंट्रोल वाल वेल्डिंग ब्लो पाइप हैज़ टू कंट्रोल द फ्लेम, तो ज्वाला को नियंत्रित करने के लिए एक वेल्डिंग फूकनी में कितने नियंत्रक वाल लगे होते हैं, तो ब्लो पाइप को कंट्रोल करने के लिए उसमें कितने होते हैं, उसमें 2 होते हैं ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर है। एक ऑक्सीजन के लिए होता है, एक एसिटिलीन के लिए होता है कंट्रोल करने का जो कंट्रोल वाल होता है ना। सो बी राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है लेफ्ट वार्ड टेक्निक ऑल्सो नोन एज, तो लेफ्ट वार्ड टेक्निक जो होता है इसको हम फॉरवर्ड टेक्निक भी बोलते हैं ना। सो पहला जो है आपका सही उत्तर है। बैकवर्ड टेक्निक जो होता है ये राइटवर्ड टेक्निक होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है वन फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन गैस वेल्डिंग इज, तो गैस वेल्डिंग में जो गालक का एक कार्य है वो क्या होता है, तो फ्लक्स क्या करता है ना, आपका ऑक्साइड होने से बचाता है, स्पार्किंग ज़्यादा नहीं होने देता है। तो इसमें आपका ऑप्शन देखते हैं, ये आपका पहला ही हो जाएगा है ना, टू मर्ज मेटल ऑक्साइड है ना, तो उसको ऑक्साइड होने से बचाता है, तो इसमें लिखा है टू मर्ज मेटल ऑक्साइड। सो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है, बाकी कोई सन भी नहीं है ना। स्पार्किंग का भी, स्पार्क को ज़्यादा स्पार्क मतलब जब वेल्डिंग करते हैं ना तो उसको फैलने भी नहीं देता है, उस चीज़ का भी होता है, उसमें नहीं है, तो आपका पहला ही सही है उत्तर है। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन द लिक्विड टेम्परेचर ऑफ द फिलर मेटल यूज इन ब्रेजिंग इज मोर देन डिग्री सेल्सियस, खालिस्तान है। इसमें पूछा ब्रेजिंग में एक पूरक धातु का तरल तापमान कितना होता है, कितना डिग्री से अधिक होता है, तो वो जो होता है आपका ब्रेजिंग में जो होता है वो आपका 450 डिग्री से ज़्यादा होता है, वो ब्रेजिंग में होता है, और ब्रेजिंग से नीचे होता है 450 से कम आता है तो वो सोल्डरिंग में आता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 15 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है द साइज ऑफ कटिंग नोजल यूज इन ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस डिपेंड मेनली ऑन, तो ऑक्सीजन गैस काटने की जो प्रक्रिया है जिसमें आपका कटिंग नोजल का जो आकार होता है मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है, तो वो जो होता है वो आपका जिस मेटल पे आपको जिस मेटल को काटना है उसके थिकनेस पर डिपेंड करता है ना। सो पहला जो है यही राइट आंसर होगा, थिकनेस ऑफ मेटल टू बी कट, काटे जाने वाले धातु की मोटाई पर ही आपका जो नोजल है ऑक्सीजन गैस कटिंग प्रोसेस में उसका डिसाइड किया जाता है ना। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 16 नंबर, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैस वेल्डिंग डिफेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग डिफेक्ट है, तो गैस वेल्डिंग डिफेक्ट जो है इसमें से आपका क्रैक्स आते हैं, पोरोसिटी भी आता है, लैक ऑफ फ्यूजन भी आता है, तो डी जो है आपका ये राइट आंसर है। सभी के सभी जो है आपके वेल्डिंग डिफेक्ट है, गैस वेल्डिंग डिफेक्ट है ना। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इनलाइट द फ्लेम इन ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग, तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो होता है ऑक्सीजन गैस कटिंग में लोगों को प्रबुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो ऑक्सीजन गैस कटिंग में जो होता है इनलाइट द फ्लेम मतलब फ्लेम जलाने के लिए जो होता है आपका स्पार्क लाइटर होता है ना। सी जो है आपका सही उत्तर है। इलेक्ट्रोड होल्डर क्या करता है, इलेक्ट्रोड को होल्ड करता है, इलेक्ट्रोड जो खुद है जो आपका मेल्ट होता है, टिप क्लीनर जिससे आपका नोजल की सफाई करी जाती है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट है ना, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होता है। सो दूसरा जो है आपका बी साइड सही उत्तर है। और वोल्ट जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, ओम जो होता है रेजिस्टेंस का होता है जिसे हम प्रतिरोध भी कहते हैं, और लंबाई का जो होता है वो आपका मीटर होता है। नेक्स्ट आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन द प्रेशर विच मेक्स द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इज कॉल्ड, तो वह दबाव जो विद्युत प्रवाह को प्रवाहित करता है वो क्या कहलाता है, तो प्रवाह में मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके फ्लो में
प्रेशराइज करता है और जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, तो उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो वोल्टेज होता है ना, वही आपका प्रेशर डालता है जिससे करंट जो होता है फ्लो होता है ना। सो डी जो है ये राइट आंसर है। बाकी इसके बारे में देख लिए, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। रेजिस्टेंस जो होता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो विद्युत धारा को प्रवाह होने में रोकता है। और कंडक्टिविटी जो होती है बेसिकली क्या लगता है उसमें हीट और जो इलेक्ट्रिक पास होने का माध्यम होता है वो आपका कंडक्टिविटी होता है, किस चीज़ को अपने ओर आकर्षित करता है या फिर उसमें एक कंडक्टर के रूप में काम करता है, वही आपका कंडक्टिविटी होता है। अच्छा लगता है। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मशीन चेंज एसी सप्लाई टू डीसी इन आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में एसी को डीसी आपूर्ति में कौन मशीन बदलता है, तो वो जो होता है आपका वेल्डिंग रेक्टिफायर। रेक्टिफायर से जो होता है आपका एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है ना। ट्रांसफार्मर जो होता है स्टेप अप और स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर होता है, जिसमें आपका वोल्टेज का जो होता है डाउन या अप कर सकते हो। ब्लो पाइप जो होता है बेसिकली आप गैस कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है इसका ना। 21 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसी वेल्डिंग मशीन। निम्नलिखित में से कौन सा एक एसी वेल्डिंग मशीन है, तो डीसी जनरेटर, डीसी मोटर जनरेटर, ये नहीं, एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर सेट। तो रेक्टिफायर सेट जो है आपका एसी वेल्डिंग मशीन है ना। तो सी जो है आपका ये आपका इसमें ऑल ऑफ द एबव होना चाहिए, क्योंकि ना ये सारे के सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी मोस्टली हम देखते हैं तो रेक्टिफायर सेट जो होता है इससे ऐसे ये तो लगा हुआ होता है उसके अंदर है ना। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर हो गया, डीसी मोटर जनरेटर वाला भी इस्तेमाल किया जाता है, तीनों इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें है ना। और नॉन ऑफ द एबव लिख रखा है, तो आपका इसमें आंसर तीनों के तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल्डिंग पोजीशन। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक वेल्डिंग स्थिति है, तो फ्लैट 3G होता है और 2F भी होता है ना। तो सारे के सारे हो जाएंगे, डी जो है सही उत्तर है, सारे के सारे वेल्डिंग पोजीशन है ना। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेल्ड सिंबल फॉर सीम जॉइंट। तो निम्नलिखित में से कौन सा C1 जोड़ के लिए वेल्ड प्रतीक है। इसमें क्या है ना, फोटो गायब हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्ट ऑफ लॉन्ग आर्क है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लंबी आर्क का प्रभाव होता है। जब लंबा आर्क होगा ना तो उसमें आपका साउंड आता है, बाकी साउंड का तो ऑप्शन नहीं है, तो उस केस में हम बाकी दूसरा देखते हैं और क्या क्या हो सकता है उसमें है ना। जब लंबा आर्क होगा ना तो उसमें आपका ज़्यादा स्पैटर भी आता है। सो तीसरा जो है ये सही उत्तर है। छोटा आर्क होगा तो उसमें लेस स्पैटर होगा। मोर फ्यूजन जो है जब ज़्यादा गति होगी तब मोर फ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द वेल्ड सेंटर लेंथ वाइज इज नोन एज। सो वेल्ड केंद्र की लंबाई में गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा को किस रूप में जाना जाता है। सो जो इमेजिनरी लाइन होता है जो कि वेल्ड सेंटर के लंबाई वाइज जो पास करता है उसको हम कहते हैं एक्सिस ऑफ वेल्ड बोलते हैं ना। वेल्ड का जो अक्ष होता है उसी को बोलते हैं इमेजिनरी लाइन है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है स्ट्रेट पोलैरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड है। तो सरल ध्रुवता को और किस नाम से जाना जाता है उसके बारे में पूछा है। तो सरल ध्रुवता को जो होता है DCEN के नाम से भी जाना जाता है। सो DCEN का जो फुल फॉर्म होता है आपका डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है ना। इसमें आपका स्ट्रेट पोलैरिटी उसको दूसरा नाम जो है आपका DCEN है ना, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। और ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 27 नंबर। अच्छा थोड़ा सा और एक देख लेते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। जैसे MMAW का फुल फॉर्म क्या होता है, मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। GMAW का जो होता है गैस मेटल आर्क वेल्डिंग होता है। और DCEP जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है ना। और ये जो होता है आपका रिवर्स पोलैरिटी में होता है। ओके अब देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हेन द आर्क डेविएट फ्रॉम इट्स रेगुलर पाथ ड्यू टू द मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इट इज़ कॉल्ड। जब आर्क चुंबक की बाधा के कारण अपने नियमित पथ से भटक जाता है, मतलब दूसरे जगह चला जाता है, तो उसे क्या कहते हैं उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसको जो होता है हम आर्क लो के नाम से जानते हैं ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। ओवरलैप जो होता है ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ाई करते हैं, ओवरलैप होता है। अंडरकट जो होता है ज़्यादा आपका कट जाता है हाई करंट की वजह से, वो होता है। आर्क ट्रैप जो होता है कहीं भी फंस जाता है ना, वो आर्क ट्रैप होता है। 28 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है
टिप ओरिफिस ऑफ ब्लो पाइप नोजल शुड बी क्लीन्ड विथ। तो फूकनी का जो नोजल होता है उसका टिप में जो सुराख होता है को से साफ करना चाहिए। तो उसके लिए जो होता है टिप क्लीनर होता है उससे सफाई करना चाहिए, है ना। सो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आइज वाइल डूइंग ग्राइंडिंग, है ना। तो ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षा साधन का उपयोग किया जाना चाहिए। तो उसके लिए जो होता है आपका गॉगल्स होता है ना, गॉगल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। तो सी जो है आपका सही उत्तर होगा। बाकी हैंड स्क्रीन दे रखा है, जब वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। हेलमेट का भी उसी टाइम पे इस्तेमाल करते हैं। चिपिंग हैमर जो होता है, चिपिंग स्प्रिंग उस स्क्रीन उसका भी उस टाइम इस्तेमाल करते हैं जब हम चिपिंग करते हैं, मार के जब वो फ्लक्स को निकालते हैं ना ठंडा होने के बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ फ्लक्स कोटिंग फैक्टर फॉर लाइट कोटेड इलेक्ट्रोड। तो हल्के लेपित इलेक्ट्रोड के लिए जो फ्लक्स कोटिंग फैक्टर का मान होता है वो कितना होता है उसके बारे में पूछा है ना। तो हल्के के लिए जो होता है आपका 1.25 से लेकर 1.3 होता है, और मीडियम जो होता है वो आपका 1.4 से 1.5 होता है, और सो मीडियम में जो होता है आपका 1.4 से 1.5 होता है ना। और आपका जो 1.8 से 1.2 होता है ये आपका हेवी में होता है, और मोर देन 2.2 जो होता है वो आपका हेवी सुपर हेवी में आ जाता है ना, कोटेड में होता है इलेक्ट्रोड में। सो आपका इसमें लाइट पूछ रखा है, तो पहला जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 31 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए काउज ऑफ अंडरकट इन वेल्डिंग। तो निम्नलिखित में से कौन वेल्डिंग में अंडरकट का कारण है। तो उसमें आपका ज़्यादा करंट दोगे ना उस केस में आपका अंडरकट आता है ना। सो पहला जो है आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 32 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द थर्ड डिजिट ऑफ द नंबर 7018, है ना, इन अमेरिकन इलेक्ट्रोड कोटिंग। तो E7018 इंडिकेट थर्ड डिजिट, दैट मीन्स 1 किस चीज़ को दिखा रहा है उसके बारे में पूछा है ना। सो इसमें थर्ड का पूछ रखा है, दैट मीन्स 1 का पूछ रखा है, तो ये आपका जो है वेल्डिंग पोजीशन का हो जाएगा, है ना। सो बी जो है ये आपका राइट आंसर है। बाकी बाकी जो 3 बच रहे हैं उनके भी बता देता हूँ। तो 70 जो है ये आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जो जॉइंट होता है वो होता है, और 8 जो होता है ये आपका टाइप्स ऑफ प्लस कोटिंग का होता है ना। सो इसमें पूछा था थर्ड का, तो थर्ड जो है वेल्डिंग पोजीशन का है, एक जो है आपका थर्ड वेल्डिंग पोजीशन का है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पावर सोर्स इज यूज इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो गैस धातु आर्क वेल्डिंग में किस प्रकार का शक्ति स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में जो होता है आपका पावर सोर्स जो होता है वो आपका होता है कांस्टेंट वोल्टेज वाला, है ना। सो पहला जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नियत वोल्टता आपका रिक्वायरमेंट पड़ता है जब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग करते हैं उस टाइम पे, है ना, जो पावर सोर्स होता है वो। सो पहला जो है ये राइट आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल ट्रांसफर मोड इन मिग वेल्डिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज डीप ट्रांसफ़र। तो मिग वेल्डिंग में निम्नलिखित में से किस धातु अंतरण मोड को डीप अंतरण भी कहा जाता है। तो वो जो होता है आपका शॉर्ट सर्किट ट्रांसफार्मर जो होता है उसी को आपका मिग वेल्डिंग में डीप ट्रांसफ़र भी बोला जाता है। सो बी जो है आपका सही उत्तर है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ वायर फीडर ऑफ GMA वेल्डिंग, है ना। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो होता है कि वायर फीड का एक हिस्सा है, वायर फीड का एक हिस्सा है, तो कौन सा है उसके बारे में पूछा है ना। तो इसमें से जो है सारे के सारे आपके ड्राइव मोटर होता है, ड्राइव रोलर भी होता है, और वायर स्पूल होल्डर भी होता है ना। सो डी जो है आपका सभी के सभी सही उत्तर है कि सारे के सारे वायर फीडर के पार्ट होते हैं ना गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में। ओके, अगले क्वेश्चन में आता है 36 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द लास्ट डिजिट इन अमेरिकन कोडिंग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग वायर इलेक्ट्रोड E70S2 इंडिकेट, है ना। तो ये लास्ट वाला डिजिट पूछ रखा है, तो दो जो लिख रखा है वो किस चीज़ का दिखाता है। तो वो जो होता है आपका टाइप ऑफ फ्लक्स कोटिंग होता है ना। सॉरी, ये आपका डैश लगा के दिया है ना, तो आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायर हो जाएगा, है ना। सो बी जो है आपका सही उत्तर है। इसमें 70 जो है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ का दे रखा है ना, क्योंकि इसमें S2 लिख रखा है ना, पहले वाले में दूसरा था, तो इसमें आपका केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायर हो जाएगा। सो बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है आपका 37 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है इन FCAW द डिपोजिशन इफिशियंसी इन जनरली।
तो FCAW में निक्षेपण दक्षता सामान्यतः किसके बीच में होती है? तो FCAW जो होता है आपका, FCW जो होता है आपका फ्लक्स कोटेड आर्क वेल्डिंग होता है, जिसमें पूछा है कि निश्चितम जो आपका मतलब डिपोजिशन इफिशियंसी होता है जनरली किसके बीच में होता है उसके बारे में पूछा है। तो उसका जो परसेंटेज होता है आपका 80 से 86% होता है ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। 38 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज फॉर सील्डिंग पर्पस इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग अपार्ट फ्रॉम ऑर्गन, है ना। ऑर्गन के अलावा कह रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग ऑर्गन के अलावा गैस मेटल आर्क वेल्डिंग परीक्षण उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो उसमें जो होता है आपका दूसरा जो गैस इस्तेमाल किया जाता है आपका CO2 इस्तेमाल किया जाता है ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही उत्तर है। ये जो है आपका राइट आंसर है। ये आपका मतलब गैस मेटल आर्क वेल्डिंग जो होता है उसमें ऑर्गन के अलावा दूसरा गैस इस्तेमाल किया जाता है ना। 39 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पावर सोर्स इज यूज्ड इन टीक वेल्डिंग। टीक वेल्डिंग में किस प्रकार के शक्ति स्रोत का प्रयोग किया जाता है? तो टीक वेल्डिंग में जो होता है वो आपका कांस्टेंट करंट का इस्तेमाल किया जाता है ना, नियत धारा का। तो आपका बी जो है सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ टीक वेल्डिंग टॉर्च होल्ड द इलेक्ट्रोड। टीक वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग इलेक्ट्रोड को पकड़ता है? टीक वेल्डिंग का जो होता है टॉर्च का पूछा है, टीक वेल्डिंग टॉर्च का कौन सा भाग जो होता है वो इलेक्ट्रोड को पकड़ता है। टीक वेल्डिंग का जो कॉलेट होता है उसमें आपका इलेक्ट्रोड को पकड़ता है ना। बी जो है ये आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है गैस नोजल ऑफ टॉर्च यूज इन गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग इज मेड ऑफ। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला जो टॉर्च होता है उसका जो नोजल होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो आपका कॉपर का बना हुआ होता है ना। बी जो है आपका सही उत्तर है, तांबा। 42 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट्स ऑन इन द पिक्चर। ये जो दिखा रखा है इसका नाम पूछा है, ये क्या है ना। तो ये जो है आपका ये फ्लो मीटर है ना। इसमें आपका कितना फ्लो हो रहा है ना उस चीज़ को दिखाता है। वैक्यूम होता है, वैक्यूम बेसिकली वहाँ तक उठ जाता है ना, तो उससे पता चलता है कि कितना हमारा बाहर निकल रहा है ना। ये आपका फ्लो मीटर है। बी जो है आपका सही उत्तर है। गैस रेगुलेटर में क्या होता है, 2 होते हैं ना। कोलेट आपका होल्डर पकड़ने के लिए हो गया, सॉरी इलेक्ट्रोड को पकड़ने वाला हो गया। बाकी टॉर्च में जो होता है उससे गैस का यूज़ किया जाता है। गैस ब्लो पाइप जैसे होता है ना उसको बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में आते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर टंगस्टन इज अप्रोक्सीमेटली कितना डिग्री होता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो शुद्ध टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो लगभग आपका 3380 डिग्री होता है ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है ना। ऑर्गन इज कलरलेस गैस, ये आपका गलत है। ऑर्गन इज हेवियर देन हीलियम, ये भी गलत है। हीलियम हल्का होता है ना कंपैरिजन टू ऑर्गन। हीलियम सॉरी ऑर्गन जो है वो आपका कलरलेस गैस है, ये आपका सही बात है। ऑर्गन जो है हेवी होता है, हाँ ये भी सही है, क्योंकि हीलियम जो होता है वो लाइट होता है ना। हीलियम इज कलरलेस गैस, ये भी सही है। तो सारे के सारे जो है आपको सही दे रखे हैं ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इनर्ट गैस यूज इन टीक वेल्डिंग। टीक वेल्डिंग में अक्रिय गैस का जो उपयोग होता है वो किस उद्देश्य से आपका यूज़ किया जाता है? जो आपका इनर्ट गैस है टीक वेल्डिंग में, है ना। तो उसका जो मेन जो पर्पस होता है वो होता है कि आपका जो पिघला हुआ धातु होता है ना उसको वायुमंडलीय जो संदूषण होता है, बेसिकली आपका ऑक्साइड ना हो उसमें, उस चीज़ को बचाने के लिए टिक वेल्डिंग में आपका इनर्ट गैस ऑर्गन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाता है ना। पहला जो है यही आपका सही उत्तर है, टू प्रोटेक्ट द मोल्टन मेटल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक कंटेमिनेशन। तो बाहरी जो भी ऐसे जो आपको मेटल को प्रभावित कर सकते हैं वेल्डिंग में, उस चीज़ से बचाने के लिए आपका इनर्ट गैस जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। बाकी इसमें जैसे ऑप्शन दे रखा है, तीसरा देखते हैं, ये लिख रखा है टू स्टेबलाइज द आर्क, इसी के लिए फ्लक्स जो होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। टू गेट मोर स्पेटर, जब लंबा आर्क होगा उसमें आपका इस तरह का पाया जाता है। टू कंटेमिनेट इन द वेल्ड मेटल। अगले क्वेश्चन में आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। तो सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के लिए जो है कौन सा कथन सही नहीं है?
तो नो स्पैटरिंग ऑक्योर्स, ये आपका सही है। वेल्डिंग कैन बी डन फ्लैट पोजीशन, ये भी सही है। वेल्डिंग कैन बी डन इन ओवरहेड पोजीशन, ये आपका गलत है, ये नहीं होता है ना। तो सी जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या पूछा था, कथन सही नहीं है पूछा था, है ना, गलत स्टेटमेंट पूछ रखा था। तो आपका ओवरहेडेड पोजीशन में जो होता है सब मजाक वेल्डिंग में नहीं किया जाता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड यूज इन द स्पोर्ट वेल्डिंग इज मेड अप ऑफ विच मेटल। तो स्पोर्ट वेल्डिंग में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड होता है वो किस धातु का बना होता है, वो आपका कॉपर का ही बना हुआ होता है ना। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 48 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ईजिली बी वेल्डेड फ्रॉम फ्लैश बट वेल्डिंग प्रोसेस। तो निम्नलिखित में से किसे आसानी से फ्लैश बट वेल्डिंग प्रक्रिया से वेल्ड किया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से आपका कास्ट आयरन को नहीं किया जा सकता है, लेड को भी नहीं किया जा सकता है, ब्रास ये भी नहीं किया जा, माइल्ड स्टील को किया जा सकता है ना। सो डी जो है आपका सही उत्तर है। इसको फ्लैश बट वेल्डिंग के द्वारा आसानी से जोड़ा जा सकता है वेल्डिंग प्रोसेस से, है ना, माइल्ड स्टील को। तो पहला सॉरी डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है प्रोजेक्शन वेल्डिंग एंड सीम वेल्डिंग आर अ टाइप ऑफ वेल्डिंग। तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग और सीम वेल्डिंग जो है किस प्रकार वेल्डिंग के प्रकार हैं उसके बारे में पूछा है। तो ये जो होते हैं ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंतर्गत आते हैं ना। सो सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू रिमूव स्लैग एंड ऑक्साइड आफ्टर वेल्डिंग कास्ट आयरन। ढलवा लोहे की वेल्डिंग के पश्चात धातुमल और ऑक्साइड को हटाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कास्ट आयरन को जब हम वेल्ड करते हैं उसके बाद जो स्लैग या फिर ऑक्साइड होता है उसको रिमूव करने के लिए हम जो होता है वायर ब्रश का इस्तेमाल करते हैं ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फिलर रोड शुड बी सेलेक्टेड टू प्रिवेंट वेल्ड डेके इन स्टेनलेस स्टील वेल्डिंग। तो स्टेनलेस स्टील वेल्ड की वेल्डिंग में वेल्ड क्षय को रोकने के लिए किस प्रकार की पूरक छड़ का चयन किया जाता है। तो जहाँ पे स्टेनलेस स्टील की वेल्डिंग होती है उसमें वेल्ड क्षय को रोकने के लिए, मतलब आपका जो ऑक्साइड बेसिकली है, इसमें लिखा है वेल्ड डेके, है ना। तो वेल्ड क्षय जो होता है, वेल्ड डेके ही मान लो, वेल्ड क्षय को रोकने के लिए जो होता है किस प्रकार की जो पूरक छड़ होती है, मतलब जो आपका रोड होता है, फिलर रोड होता है, वो किस टाइप का जो फिलर रोड होता है उसका चयन किया जाना चाहिए, उसके बारे में पूछा है। तो उसमें जो होता है आपका कोलम्बियन बेस जो रोड होता है, फिलर रोड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है स्टेनलेस स्टील के लिए, है ना। सो आपका पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आता है 52 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ द वर्क पीस कैन बी चेक्ड बाय। तो कार्यखंड के पूर्व तापमान को किसके द्वारा जांचा जा सकता है। एक खाली स्थान का मतलब है किसके द्वारा जांचा जा सकता है ना, किसके द्वारा, ऐसे आपको क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो, है ना, वही क्वेश्चन मार्क ही है। सो जब भी हम प्री हीटिंग करते हैं, मतलब कार्यखंड का प्री हीटिंग करते हैं, उससे पहले जो चेक किया जाता है उसके लिए एक आपका इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपका होता है, उसका नाम जो है आपका क्रेयंस है ना। जो तापमान इंगित करने वाले जो क्रेयंस होता है उससे प्री हीटिंग करने से पहले तापमान जो है वो जांचा जा सकता है ना। तो सी जो है आपका राइट आंसर है, टेम्परेचर इंडिकेटिंग क्रेयंस, तापमान इंगित करने वाले क्रेयंस, है ना। पायरोमीटर जो होता है ये आपका फर्नेस में यूज़ किया जाता है, हाई टेम्परेचर जो चेक करना होता है वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ना। उसके बाद टचिंग विथ फिंगर, ये तो डिफरेंट चीज़ है। थर्मोकपल बेसिकली आपका टेम्परेचर, इससे भी आपका एक सेंसर होता है थर्मोकपल, उसका इस्तेमाल किया जाता है इसमें, जहाँ पे भी टेम्परेचर निकालना होता है। जैसे टरबाइन हो गया आपका, इंजन का हो गया, शाफ्ट का हो गया, जहाँ पे मूवमेंट होता है, मूवेबल होता है, वहीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मोकपल का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 53 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम इज यूज फॉर गैस वेल्डिंग ऑफ प्योर एल्यूमिनियम। तो शुद्ध एल्यूमिनियम की गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो प्योर एल्यूमिनियम के लिए जो होता है वो आपका जो नेचुरल होता है, या नेचुरल कह रहा हूँ, न्यूट्रल जो होता है, न्यूट्रल फ्लेम जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है ना प्योर एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करने के लिए, है ना। सो पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का गुण नहीं है।
ये आपका डी जो लिख रखा है बैड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यही आपका गलत लिख रखा है, क्योंकि आपका एलुमिनियम में क्या होता है, गुड थर्मल होता है, इलेक्ट्रिकल भी होता है, और वेट में जो होता है लाइट वेट भी होता है, मतलब भार में जो होता है हल्का भी होता है, अच्छा तापी चालकता होता है, अच्छा जो होता है विद्युत चालकता होता है। लेकिन इसमें खराब विद्युत चालकता लिख रखा है, ये आपका गलत है, मतलब नॉट ए प्रॉपर्टी है, नहीं प्रॉपर्टी नहीं है ना, गुण नहीं है एलुमिनियम का, है ना। सो आपका डी जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वेल्डिंग से संबंधित है, वेल्डिंग से संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वेल्डिंग से संबंधित जो है आपके तीनों के तीनों है ना, WPS भी है, AWS भी है, और WPQ भी है। WPS का जो मतलब होता है, तो WPS का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका वेल्डिंग प्रोसीजर सिस्टम होता है, और सॉरी, तो WPS का जो होता है आपका वेल्डिंग प्रोसीजर, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन होता है। और नेक्स्ट जो आपका AWS लिख रखा है, AWS का जो फुल फॉर्म होता है ये आपका होता है अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। और WPQ का जो होता है, तो WPQ का जो होता है आपका वेल्डिंग प्रोसीजर क्वालिफिकेशन होता है ना। तो ये सारे के सारे टर्म जो है रिलेट हैं वेल्डिंग से, है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है आइजोड एंड चारपी मशीन्स आर रिलेटेड टू टेस्टिंग। तो आइजोड और चारपी मशीन जो होती है किस चीज़ को परीक्षण करती है और किस से संबंधित है उसके बारे में पूछ रहा है ना। आइजोड और चारपी मशीन जो होता है उससे हम क्या करते हैं कि जो इम्पैक्ट होता है इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है ना। सो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच क्वालिटी ऑफ मटेरियल कैन बी टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ रोकवेल एंड ब्रिलनेस टेस्टर। तो रोकवेल और ब्रिलनेस परीक्षण की सहायता से पदार्थ के किस गुण की परीक्षण किया जाता है ना। तो रोकवेल होता है और ब्रिलल टेस्ट होता है। इससे जो होता है मटेरियल की जो क्वालिटी टेस्ट करी जाती है वो जो होती है वो आपका होता है हार्डनेस टेस्ट होता है ना। सो पहला जो है यही आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 58 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इन डाई पेनेट्रेट टेस्ट द पेनेट्रेट्स पास इनटू क्रैक्स बाय खालिस्तान एक्शन, है ना। डाई पेनेट्रेट परीक्षण में पेनेट्रेट दरार में किस क्रिया द्वारा गुजरता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसमें जो क्रिया होती है वो आपका होता है कैपिलरी होता है, कैसिकत्व होता है ना। पहला जो है यही आपका सही उत्तर है। डाई पेनेट्रेशन परीक्षण जो होता है ना टेस्ट होता है उसमें जो होता है आपका पेनेट्रेट जो पास होता है वो आपका क्रैक बाय कैपिलरी एक्शन होता है ना। सो पहला जो है यही आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट साउंड वेव ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी आर यूज, है ना। निम्नलिखित में से किस परीक्षण में उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो वो जो होता है वो आपका अल्ट्रासोनिक टेस्ट होता है, उसमें आपका ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है ना। डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। बाकी प्रेशर टेस्ट जो होता है ये आपका न्यूमेटिक भी हो सकता है, हाइड्रोलिक भी हो सकता है ना। ज़्यादातर ये आपका प्रेशर टेस्ट जो होता है वो लैंड हाइड्रोलिक में किया जाता है ना। इम्पैक्ट टेस्ट जो होता है ये आपका आइजोड और चारपी होता है उसमें किया जाता है। और जो रेडियोग्राफी टेस्ट होता है इसमें आपका लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। लाइट जैसे मैंने बताया रेडियोग्राफी में जैसे आपका लाइट नहीं है वो किरण ही बोल सकते हो आप, है ना। एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका रेडियोग्राफी टेस्ट में ही होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो गामा किरणें जो होता है किसके द्वारा निर्मित करा जाता है। तो गामा किरणें जो होती है वो आपका कोबाल्ट 60 जो होता है उससे निर्माण किया जाता है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल अलॉय इज यूज टू मेक कॉन्टैक्ट टिप ऑफ मिग वेल्डिंग टॉर्च। तो मिग वेल्डिंग टॉर्च के संपर्क टिप बनाने के लिए किस धातु या मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। जो आपका मिग वेल्डिंग टॉर्च होता है उसका जो टिप होता है उसको बनाने के लिए जो होता है वो आपका कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है ना। सो ये जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आता है 62 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच सील्डिंग गैस इज़ यूज इन टीक वेल्डिंग। तो टीक वेल्डिंग में कौन सा सुरक्षा करने वाले गैस का प्रयोग किया जाता है।
स्टिक वेल्डिंग में जो होता है आपका ऑर्गन गैस का इस्तेमाल किया जाता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। सीलेट गैस के रूप में जो होता है ऑर्गन का इस्तेमाल किया जाता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज नॉट अ रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस। इनमें से कौन सी एक प्रतिरोध वेल्डिंग प्रक्रिया नहीं है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेक्शन नहीं है ना। तो ये जो लिख रखा है आपका प्रोजेक्शन वेल्डिंग होती है, सीम वेल्डिंग भी होती है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं पूछा है ना। तो दो तो होता है फ्लैश बट वेल्डिंग, ये भी होता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग जो होता है ये नहीं होता है ना। सो आपका डी जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछ रखा है ना, रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। तो आपका कार्बन आर्क वेल्डिंग जो है ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस नहीं है। बाकी तीनों के तीनों प्रोजेक्शन, सीम और फ्लैश बट वेल्डिंग ये आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप है ना। अगले क्वेश्चन में आता है 64 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है अ सिंगल बी एज पेनेट्रेशन प्रिपरेशन इज यूज व्हेन प्लेट्स थिक आर टू बी वेल्डेड। कितनी मोटी होती है जिसमें आपका वी एज जो होता है वो तैयार किया जाता है। तो यही लिखा है जब मतलब कितना मोटाई होगा प्लेटों को वेल्ड किया जाना है तो सिंगल वी एज प्रिपरेशन प्रयोग किया जाता है। तो वो जो होता है सिंगल वी के लिए जो होता है आपका जो प्लेट की जो मोटाई होनी चाहिए वो तकरीबन जो है 5 से 15 mm होना चाहिए है ना, तभी आप तैयार भी कर सकते हो। तो आपका बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 65 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द वेल्डिंग प्रोसेस विच रिक्वायर्स फ्लक्स इन ग्रेनुलर फॉर्म इज। तो वेल्डिंग प्रक्रिया जिसे दानेदार रूप में फ्लक्स की आवश्यकता होती है वह है। तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें आपका जो फ्लक्स होता है वो ग्रेनुलर या फिर दानेदार रूप के रूप में जो फ्लक्स होता है आपका या तो ग्रेनुलर कह लो या फिर दानेदार, ग्रेनुलर को ही और दानेदार बोलते हैं। तो कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस होता है जिसमें आपका दानेदार फ्लक्स जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो होता है आपका सबमर्ज आर्क वेल्डिंग होता है, उसमें आपका ऐसा होता है ना। तो बी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 66 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द ऑक्सीजन फ्लेम यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ एलुमिनियम इज। तो एलुमिनियम की वेल्डिंग के लिए जो प्रयुक्त ऑक्सीजन लॉ होती है वो कैसा होता है। तो आपका एलुमिनियम के लिए जो होता है वो आपका नेचुरल होता है या न्यूट्रल होता है ना। नेचुरल नहीं न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल फ्लेम विद लिटिल हेज ऑफ एक्सेस एसिटिलीन है ना, अतिरिक्त एसिटिलीन के साथ थोड़ा धुंध सहित तटस्थ लो। सो न्यूट्रल फ्लेम इस्तेमाल किया जाता है ना। सो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आता है 67 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है डिवाइस यूज टू कीप द पार्ट्स टू बी वेल्डेड इन अलाइनमेंट इज कॉल्ड। तो वेल्ड किए जाने वाले भागों को संरेखण में रखने के लिए प्रयोग होने वाली जो डिवाइस होती है वो क्या कहलाती है उसके बारे में पूछा है। तो उस डिवाइस को जो है हम वेल्डिंग जिग बोलते हैं ना। सो ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है आपका द प्रोसेस विच यूजेज नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड इज। तो गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करने वाली प्रक्रिया है। जो आपका गैर उपभोज्य मतलब नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है वो आपका किस में होता है, किस में कौन सा वेल्डिंग होता है जिसमें आपका नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। तो वो जो होता है आपका टीक वेल्डिंग जो होता है इसमें ऐसा पाया जाता है। तो पहला जो आपका यही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ द ब्लो पाइप वाइल गैस कटिंग इज मूव टू एंड फ्रो फ्रीक्वेंटली है ना। अगर गैस कटिंग के दौरान ब्लो पाइप को बार बार हिलाया जाए तो क्या होगा। तो जब भी आप गैस कटिंग करते हो उस टाइम पे आप यदि ब्लो पाइप को बार बार हिलाते हो तो उस केस में जो आपको मिलेगा कि जो है जहाँ पे आप काट रहे हो ना उसमें निशान जो है वो चौड़ा हो जाएगा है ना। तो ये आपका बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, काटने का निशान चौड़ा होगा। तो द कर्व विल बी वाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 70 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है कास्ट आयरन कैन बी बेस्ट वेल्डेड बाय। ढलवा लोहे को किसके द्वारा सबसे अच्छा वेल्ड किया जा सकता है। तो ढलवा लोहे का जो वेल्ड किया जाता है उसके लिए जो होता है इस्तेमाल किया जाता है वो आपका जो होता है गैस वेल्डिंग होता है, जिससे आपको ढलवा लोहे को बढ़िया तरीके से वेल्ड किया जाए कर सकते हो है ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड इज ऑब्टेन्ड व्हेन टू पीस ऑफ फ्लैट बार आर जॉइंड टू फॉर्म टी। जब टी बनाने के लिए सपाट बार के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है, मतलब एक ऐसे है ना। तो किस प्रकार का वेल्ड प्राप्त होता है। तो उसमें थोड़ा सा जब टी बनाने के लिए सपाट बार के दो टुकड़ों को जोड़ा जाता है तो किस प्रकार का वेल्ड प्राप्त होता है।
तो उसमें जो है आपका फिलेट बन जाएगा, है ना, फिलेट बन जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इस तरह का आएगा ना। फिलेट का जो होता है ये आपका त्रिभुजाकार इसका बनता है, जब ड्राइंग देखोगे ना तो जॉइंट जो इसी तरह, तो क्योंकि टी शेप जब बना रहे तो वेल्ड आपका इस साइड से होगा, है ना, तो ये आपका फिलेट बनेगा। सो बी जो है आपका ये सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नॉन कंज्यूमेबल डिस्ट्रक्टिव टेस्ट इज सुटेबल टू चेक द इंटरनल डिफेक्ट इन हाई प्रेशर बॉयलर वेल्डिंग, है ना। उच्च दबाव बॉयलर वेल्डिंग में अतिरिक्त दोष की जांच करने के लिए किस प्रकार का गैस विनाशकारी परीक्षण उपयुक्त किया जाता है। तो जब हम इसमें पूछा है कि जो आपका बॉयलर होता है, मतलब हाई प्रेशर बॉयलर होता है जहाँ पे वेल्डिंग करते हैं, तो उसमें एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है जिससे हम क्या करते हैं, इंटरनल डिफेक्ट्स को चेक करते हैं। तो वो कौन सा टेस्ट होता है उसके बारे में पूछा है, जिसमें आपका नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। तो वो जो होता है आपका रेडियोग्राफिक टेस्ट होता है ना। सो पहला जो है यही आपका सही उत्तर है। विजुअल में क्या होता है, जनरली क्रैक्स देख सकते हो आप, कहीं सही वेल्ड हुआ है नहीं हुआ, वो चीज़ें देख सकते हो। मैग्नेटिक पार्टिकल में वो चीज़ें पता करनी जाती है कि कहीं पे डाई पेनेट्रेशन, ये तो डाल के जैसे कुछ उसका एक मटेरियल होता है जिसको डाल के चेक किया जाता है कहीं पे कुछ सही से जुड़ा है नहीं जुड़ा है, या कहीं खाली तो नहीं है, वो चीज़ें दी जाती है ना। अगले क्वेश्चन में आता है 73 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक वेल्डिंग, इनमें से कौन सा एक प्लास्टिक वेल्डिंग का एक उदाहरण है। तो प्लास्टिक वेल्डिंग का उदाहरण पूछ रहा है। तो प्लास्टिक वेल्डिंग का जो उदाहरण है आपका प्लास्टिक फॉर्म में करके किया जाता है वेल्डिंग, वो आपका फोरी वेल्डिंग में किया जाता है ना। तो ये आपका प्लास्टिक वेल्डिंग ही पूछ रहा है। तो एग्जाम्पल जो है प्लास्टिक वेल्डिंग का आपका फोरी वेल्डिंग हो जाएगा, है ना। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज रेज आर नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान इनमें से कौन सी किरणें उत्पन्न नहीं होती है। तो आर्क वेल्डिंग के दौरान जो होता है आपका इंफ्रारेड उत्पन्न होता है, अल्ट्रावायलेट भी होता है, विजुअल लाइट भी दिखता है, लेकिन गामा रेज जो होता है ये नहीं होता है ना। तो डी जो है आपका यही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है हीट अफेक्टेड जोन इज दैट पोर्शन ऑफ द मेटल विच। ताप प्रभावित क्षेत्र धातु का वह भाग होता है जो, जहाँ पे मतलब आप वेल्ड कर रहे होते हैं, जैसे ऐसे आप दो पार्टों को जोड़ रहे होते हैं ना, एक लिया है ना। तो ये जो है जहाँ पर आप वेल्डिंग करते हो ना, तो यहाँ पे एक क्षेत्र बनता है जहाँ तक आपका जो हीट जोन बनता है ना, हीट अफेक्टेड जोन बनता है। तो उसको जो होता है वो मेल्ट नहीं होता है, और ना तो पिघलता है और ना ही प्लास्टिक बनता है। तो बी जो है आपका यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप जब वेल्ड करते हो ना उस टाइम पे हीट अफेक्टेड जोन का पूछ रखा है ना। तो वेल्ड आप यहाँ पे कर रहे हो ना, तो गर्म यहाँ तक जहाँ तक होता है, ना ही ये क्या होता है, ना ही मेल्ट होता है और ना ही आपका पिघलता है ना। तो आपका बी जो है आपका यही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपका क्वेश्चन है AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी कोड फॉर इलेक्ट्रोड स्टार्ट विथ ई, है ना, ई फॉलोड बाय 4 डिजिट नंबर, है ना। थर्ड डिजिट के बारे में पूछ रखा है, इससे पहले हमने देख रखा था थर्ड डिजिट का, है ना। तो इलेक्ट्रोड के AWS कोड में ई से शुरू होता है और उसके 4 अंकों में संख्या होती है। तीसरा अंक के बारे क्या होता है। तीसरा अंक जो होता है आपका वेल्डिंग पोजीशन को दिखाता है। पहला अंक जो होता है, पहला 2 अंक जो होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ को दिखाता है, और लास्ट का जो अंक होता है वो आपका फ्लक्स कोटिंग दिखाता है ना, टाइप्स ऑफ जो फ्लक्स कोटिंग है वो दिखाता है। तो इसमें पूछा है तीसरा का, तो वेल्डिंग पोजीशन हो जाएगा ना। बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है वन ऑफ द रीज़न टू अवॉइड द यूज़ ऑफ लॉन्ग आर्क ड्यूरिंग वेल्डिंग दैट। तो वेल्डिंग के दौरान लंबे चाप के उपयोग से बचने का एक कारण यह है कि, मतलब कारण पूछ रहा है कि कैसे बचा जा सकता है। वेल्डिंग के दौरान लंबे चाप के उपयोग से बचने का एक कारण यह है कि, तो लंबे चाप से जो है, लंबे चाप के उपयोग से बचने का एक कारण पूछा है। तो इनमें से कौन सा है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इनमें से जो देखते हैं, लंबे आर्क जो होता है उसमें आपका जो होता है आधार धातु के संलयन में कमी देता है ना। तो दूसरा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, इट गिव्स लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ बेस मेटल, है ना। ये आधार धातु के संलयन में कमी देता है। जब भी आपका लॉन्ग आर्क चाप होता है ना, उस केस में ऐसा पाया जाता है। सॉरी, लंबा चाप होता है या लॉन्ग आर्क होता है, उस टाइम पे इस तरह का पाया जाता है। तो बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आता है 78 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है ड्यूरिंग मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू। तो चुंबक के कण परीक्षण के दौरान सबसे अच्छा अभ्यास है। तो
तो जब भी आप मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग करते हैं तो सबसे अच्छा जो प्रैक्टिस होता है वो आपका होता है कि जो आपका एक मतलब समकोण पर करके दोनों दिशाओं को भाग को चुंबकित करके हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट कर सकते हैं ना। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है। एक दूसरे की ओर समकोण पर दो दिशाओं में भाग को चुंबकित करके, तो मैग्नेटाइज द पार्ट इन टू डायरेक्शन एट राइट एंगल टू ईच अदर। तो डी जो है आपका राइट आंसर है। ये आपका मैग्नेटिक मतलब जब हम मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो है ऐसा करना चाहिए कि इस दोनों के एक दूसरे के समान मतलब दूसरे को समकोण पर दिशाओं पर करके चुंबकित करना चाहिए, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है अ सर्कल यूज इन द वेल्डिंग सिंबल मीन्स दैट वेल्डिंग इज। सो वेल्डिंग प्रतीक में उपयोग किए जाने वाले एक सर्कल का मतलब है कि वेल्डिंग। तो सर्कल का मतलब पूछ रखा है ना, सर्कल जो है इस तरह से बनता है ना उसका पूछा है। तो इस तरह का जो बनता है वो आपका जब भी जॉइंट के चारों तरफ जॉइंट मतलब वेल्ड किया जाता है ना तो उस टाइम ये सर्कल बनता है ना। तो टू बी ऑल अराउंड द जॉइंट, तो सर्कल जो यूज किया जाता है वेल्डिंग सिंबल में, तो जहाँ पे जॉइंट करना होता है ना चारों तरफ से वेल्डिंग करा जाता है ना। सो आपका डी जो है यही आपका राइट आंसर है। वहीं पे आपका सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है सिंबल में। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन है इन अ वेल्डेड जॉइंट द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट टू द वेल्ड फेस। एक वेल्ड किए हुए जोड़ में रूट से वेल्ड फेस तक की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो वेल्डेड जॉइंट के बारे में पूछा है जिसमें आपका मिनिमम डिस्टेंस पूछा है कि रूट से जाकर जहाँ पे आप वेल्ड फेस होता है उसको क्या बोलते हैं उसके बारे में पूछा है ना। तो उसको जो होता है हम थ्रोट बोलते हैं ना, इफेक्टिव थ्रोट बोलते हैं। सो आपका बी जो है इस तरह से आपका जैसे दो आप मेटल रख लो, एक इधर मेटल रख लो और यहाँ पे अब वेल्ड करना है ना। तो ये जो है इसके बारे में पूछ रखा है, यहाँ पे वेल्ड डालोगे ना तो ये आपका इफेक्टिव थ्रोट होता है ना। मतलब ये आपका रूट हो गया नीचे वाला और जो क्रेस्ट हो जाएगा फेस हो जाएगा यहाँ ऊपर हो जाएगा। तो ये टोटल जो डाला गया है आपका इफेक्टिव थ्रोट होता है ना। बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो 81 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। इनमें से कौन सा सबमर्ज चाप वेल्डिंग की मूल विशेषता है। तो सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का मूल विशेषता पूछा है। तो इसमें आपका डीप पेनेट्रेशन होता है, गहन भेदन होता है, स्मूथ वेल्ड भी होता है, हाई वेल्डिंग करंट भी इसमें दिया जाता है। तो सारे के सारे आपके सही हो जाएंगे। डी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है अमंग द 4 मोड्स ऑफ मेटल ट्रांसफर इन गैस मेटल आर्क वेल्डिंग विच वन इज लिस्ट डिजायरेबल। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में धातु ट्रांसफर के चार तरीकों में से कौन सा सबसे कम वांछनीय है। 4 तरीके होते हैं उसमें से सबसे कम ये 4 दिए हुए हैं, इसमें सबसे कम पूछ रखा है कि गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में जो होता है लिस्ट डिजायरेबल होता है ना। तो सबसे कम वांछनीय होता है। तो ये जो होता है आपका ग्लोब्यूलर जो होता है ये आपका सबसे कम वांछनीय होता है, या सबसे कम जो होता है मतलब लिस्ट डिजायरेबल होता है ना। सी जो है आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है फॉर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील द सुटेबल सील्ड इन गैस इज। तो मृदु इस्पात की गैस धातु चाप वेल्डिंग के लिए उपयुक्त परीक्षण में जो गैस इस्तेमाल किया जाता है सील्डेड गैस के रूप में वो कौन सा गैस होता है उसके बारे में पूछा है। तो वो जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। तो पहला जो है यही आपका राइट आंसर है। वही आएगा वो टिक में आएगा तो टिक में आपका ऑर्गन हो जाएगा, है ना। माइल्ड स्टील में जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 84 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इन टिक वेल्डिंग इफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो टिक वेल्डिंग में यदि पॉजिटिव टर्मिनल से टंगस्टन इलेक्ट्रोड संयोजित होता है तो उस केस में क्या होगा। उस केस में क्या होता है ना, वेल्ड का जो प्रवेश होता है कम और चौड़ा होता है ना, चौड़ा होगा, है ना। मतलब कम और चौड़ा होगा जब हम टिक वेल्डिंग में जो होता है टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो होता है पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट कर देंगे। तो बी जो है ये आपका सही उत्तर है। वेल्ड पेनेट्रेशन विल बी सैलो एंड वाइड। वेल्ड का प्रवेश कम होगा और चौड़ा होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द शेप ऑफ इलेक्ट्रोड टिप फॉर टिक वेल्डिंग ऑफ माइल्ड स्टील।
तो मृदु इस्पात के टिक वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड टिप का आकार क्या होना चाहिए? जब आप माइल्ड स्टील का वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम में टिक वेल्डिंग के लिए जो इलेक्ट्रोड टिप होगा उसका आकार जो होगा, शेप जो होगा बेसिकली, वो आपका पॉइंटेड एंड होगा या फिर नोकदार सिरा होगा, है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डन टू रिड्यूस रेसिडुअल स्ट्रेसेस काउज ड्यू टू वेल्डिंग, है ना। तो वेल्डिंग के कारण अवशिष्ट तनाव को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो वेल्डिंग के कारण हुए जो अवशिष्ट तनाव से रेसिडुअल स्ट्रेसेस है उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो उसको कम करने के लिए जो होता है हम बैक स्टेप क्रम का और वेल्ड होने के बाद जो होता है उसको ताप उपचार का प्रयोग करके हम उसको जो इंटरनल स्ट्रेसेस है, मतलब इंटरनल कह रहा हूँ आपको, रेसिडुअल स्ट्रेसेस है या अवशिष्ट तनाव है उसको कम किया जा सकता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर है। यूज बैक स्टेप सीक्वेंस एंड और पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, है ना। डी जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, 87 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द प्रॉब्लम और आर्क ब्लो इज लाइकली टू हैपन व्हेन। आर्क ब्लो की समस्या का होना संभावित है जब। आर्क ब्लो कब होता है उसके बारे में पूछ रखा है ना। तो आर्क ब्लो जनरली क्या होता है जब हम उसमें अल्टरनेटिव मतलब एसी यूज़ करते हैं ना, तो उस टाइम पे, या फिर जो बैरल इलेक्ट्रोड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं उस टाइम पे ऐसा कुछ होता है ना, प्रॉब्लम होता है आर्क ब्लो में। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा से और या फिर नंगे इलेक्ट्रोड की वेल्डिंग की जा रही हो तब आपका जो प्रॉब्लम है आर्क ब्लो का, ये चीज़ें देखने को मिलती है ना। सी जो है डी जो है राइट आंसर है, वेल्डिंग विद अल्टरनेटिंग करंट एंड बेयर इलेक्ट्रोड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इट इज़ प्रेफर्ड टू हैव वेल्डिंग सील्ड इन ब्लैक कलर वाई। तो वेल्डिंग सील्ड का काले रंग में होना अधिमानित माना जाता है, क्यों? जो वेल्डिंग सील्ड होता है वो ब्लैक कलर में होता है। अब उसको क्या है, अच्छा ब्लैक कलर में होता है, क्यों होता है उसके बारे में पूछा है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह जो होता है, जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनको अवशोषित करता है, इसलिए जो होता है ये आपका ब्लैक हो जाता है ना। सो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, इट एब्जॉर्ब्स लाइट रेज। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हेल्प इन रिटेनिंग द मोल्टन मेटल डिपोजिटेड ऑन द जॉइंट व्हेन वेल्डिंग इज ओवरहेड पोजीशन। तो धातु का कौन सा गुण जो होता है ओवरहेड स्थिति में वेल्डिंग करते समय जोड़ पर जमा हुई पिघली धातु को बनाए रखने में मदद करता है? तो जब हम ओवरहेडेड वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पे जो होता है मोल्टन मेटल उसको वहीं पे जमाए रखता है। ऐसा क्या होता है या फिर कौन सा ऐसा होता है जो मदद करता है उसको वहाँ पे धातु, जो पिघली हुई धातु है उसको ओवरहेडेड वेल्डिंग पोजीशन पे जब वेल्ड करते हैं उसके बाद भी वो जमा रहता है? तो उसके पीछे कारण पूछ रहा है ना। उसका जो मेन कारण होता है वो आपका जो होता है ये आपका सरफेस टेंशन होता है ना। डी जो दे रखा है ये आपका सही उत्तर है, पृष्ठ तनाव। इसी के कारण जो होता है जब हम ओवरहेडेड वेल्ड करते हैं ओवरहेडेड, तब वो मेटल जो होता है, जो डिपॉजिटेड मेटल होता है वो उसके साथ चिपक जाता है ना। डी जो है ये राइट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डिफेक्ट इज़ लाइकली टू बी काउज्ड इफ टू हाई वेल्डिंग करंट इज़ यूज। यदि उच्च वेल्डिंग करंट का उपयोग किया जाता है तो क्या दोष होने की संभावना है? तो उसमें आपका अंडरकट होने का संभावना है ना। ये जो है आपका राइट आंसर है, क्योंकि जब हाई करंट डालोगे ना तो उसमें आपका मेटल के अंदर वो घुस जाता है जिसके कारण अंडरकट हो जाता है। तो पहला जो है यही आपका सही उत्तर है। 91 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट डिफेक्ट विल हैपन टू द जॉइंट इफ़ लार्ज वेल्ड पुटल इज डिपोजिटेड इन मिगमैग वेल्डिंग। तो यदि मिगमैग वेल्डिंग में बड़ा वेल्ड पडल जमा हो गया हो तो जोड़ में क्या दोष आएगा? तो जब हम मिग या मैग वेल्डिंग करते हैं उसमें क्या होता है, जो वेल्डिंग करते टाइम पे कहीं पे आपका बड़ा जो है आपका वेल्ड डिपॉजिट हो जाता है, तो उसमें जो डिफेक्ट आएगा वो कौन सा डिफेक्ट आएगा उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो वैसा कुछ होता है ना तो उसमें भी आपका अंडरकट ही डिफेक्ट आएगा, है ना। तो पहला जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सो अगला क्वेश्चन जो है 92 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज़ वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड। तो इनमें से कौन सा आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड प्रयोग करने के लाभों में से एक है ना। तो आयरन पाउडर जो होता है इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसमें क्या लाभ होता है उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो उसमें जो मेन एडवांटेज होता है वो आपका क्या होता है कि इसमें वेल्ड को पूरा करने में जो आवश्यक समय को होता है, समय को कम कर देता है ना, जब हम आयरन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोड में, है ना।
अच्छा, कौन सा आयरन पाउडर इलेक्ट्रोड प्रयोग करने से लाभों में से एक है, तो वही पूछ रहा है। तो इसमें क्या होता है, वेल्ड को पूरा करने में क्या होता है माफ कीजिएगा, समय में कमी कर देता है ना। सो बी जो है आपका राइट आंसर है, इट रिड्यूसेस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वेल्ड। अगले क्वेश्चन में आते हैं, तो 93 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपका क्वेश्चन है द फिलर वायर यूज इन मिगमैग वेल्डिंग कॉपर कोटेड वाई। तो जो मिगमैग वेल्डिंग प्रयोग किया जाता है उसमें फिलर जो होता है तांबे तार से लेपित होता है, ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कारण पूछ रखा है ना। तो उसका मेन जो कारण होता है ये आपको रस्ट से बचाने के लिए होता है ना, टू प्रिवेंट रस्ट हो जाएगा, जंग से बचाने के लिए। तो बी जो है आपका राइट आंसर है। इसलिए आपका जो मिगमैग वेल्डिंग होता है उसमें आपका जो फिलर तांबे लेपित मतलब जो कॉपर कोटेड होता है फिलर वायर, उसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है डिफरेंट सील्डिंग गैस आर यूज इन मिगमैग वेल्डिंग विच गैस प्रोड्यूस मोर स्टेबल आर्क देन अदर। तो मिग और मैग वेल्डिंग में विभिन्न परीक्षण गैसों का उपयोग किया जाता है, मतलब सील्डिंग गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें से पूछा है कौन सी गैस दूसरे की तुलना में अधिक स्थिर चाप पैदा करती है। तो मिगमैग वेल्डिंग जो होता है उसमें आपका मोस्टली जो इस्तेमाल किया जाता है वो आर्गन का इस्तेमाल किया जाता है, और वो क्या होता है आपका बिल्कुल आर्क को स्टेबल भी रखता है ना कंपैरिजन टू दूसरे गैसेस के। तो ए जो है आपका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट आता है 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है गाइडेड बेंड टेस्ट इज़ यूज टू डिटरमाइन। तो गाइडेड बेंड टेस्ट जो होता है किस चीज़ के निर्धारण करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो गाइडेड बेंड टेस्ट जो होता है वो आपका डक्टिलिटी को निर्धारित करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है ना। डक्टिलिटी बेसिकली आपका लचीलेपन होता है ना। तो ए जो है आपका सही उत्तर है। इसी गुण के कारण हम किसी भी मेटल को वायर के रूप में बदल सकते हैं ना। अगले क्वेश्चन में आता है 96 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ सिलेंडर ट्रॉली इज़ नॉट अवेलेबल, सिलेंडर ट्रॉली नहीं है उस केस में हाउ शुड अ गैस सिलेंडर बी मूव्ड। उस टाइम पे आप गैस को कैसे मूव करोगे उसके बारे में पूछा। यदि सिलेंडर ट्रॉली उपलब्ध नहीं है तो गैस सिलेंडर को एक जगह से दूसरे जगह कैसे आप स्थानांतरित किया जाना चाहिए, कैसे आप करोगे उसके बारे में पूछ रहा है। आप अपने आप ऊपर लो है ना, कैसे हस्तांतरित करेंगे जब आपका ट्रॉली अवेलेबल नहीं होगा उस टाइम पे। तो उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा झुका लेंगे और उसको खिसका कर ले जाएंगे आगे है ना। तो डी जो है आपका सही उत्तर है टिल्टिंग एंड मूविंग, क्योंकि ड्रैगिंग करोगे तो उसमें क्या है ना घिसता है तो मेटल जो है ना वो फट सकता है। स्लाइडिंग करोगे तो उसमें आपका गैस के अंदर प्रेशर ऑलरेडी है तो वो टेम्परेचर बढ़ा देगा है ना। रोलिंग करोगे तो उसमें भी ज़्यादातर चांसेस होता है ब्लास्ट ब्लास्ट करने के, कुछ टूट फूट गया तो दिक्कत हो जाएगा ना। इसलिए आपका डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी को करना चाहिए हमेशा, थोड़ा टेढ़ा करो उसके बाद उसको घुमा के ले जाओ। अगले क्वेश्चन में आते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है वाइल गैस कटिंग द नोजल शुड बी। तो गैस कटिंग के समय नोजल कैसा होना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब भी हम गैस कटिंग करते हैं तो नोजल जो है कैसा नहीं होना चाहिए, उसका साइज पूछ रखा है ना। तो साइज जो है ना जब भी आप गैस कटिंग करते हो तो मिनिमम जो है नोजल जो है 5 mm वर्क से 5 mm है ना, 5 mm होना ही चाहिए फ्रॉम द वर्क है ना। मतलब उसका डिफरेंस होना चाहिए 5 mm दूर रखने का। ऐसा नहीं कि आप चिपका दिए हो, चिपका दोगे तो फिर आपका जलेगा नहीं ना। 5 mm कम से कम दूर होना चाहिए। बाकी जैसे हम आर्क वेल्डिंग जब करते हैं ना तो इलेक्ट्रोड का जो गैप होता है वो आपका 2 से 3 mm का होता है। इसमें आपका गैस कटिंग में जो होता है आपका 5 mm का होता है। तो सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रोसेस कोल्ड दैट रिमूव मेटल फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ प्लेट टू अ डिजायर्ड डेप्थ। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो एक प्लेट की सतह से वांछित गहराई तक धातु को हटाती है। तो प्रोसेस का नाम पूछ रखा है जिसमें आपका जो होता है डिजायर्ड डेप्थ तक, मतलब एक डेप्थ तक जो होता है सरफेस प्लेट से और डेप्थ तक जो होता है मेटल को जो होता है निकालने का काम करता है। उस प्रोसेस का जो नाम है उसको बोलते हैं हम गाउजिंग बोलते हैं ना, गर्दन बोलते हैं, गर्दन है ना, गाउजिंग। तो सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ द फ्यूजन ऑफ द बीड विद द बेस मेटल इज़ पुअर व्हाट कुड बी द
प्रोबेबल काउज, यदि आधार धातु के साथ बीड का संलयन खराब है तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? इसका संभावित कारण यही हो सकता है कि जब भी आप आधार धातु के साथ बीड का संलयन करते हैं, मतलब संलयन खराब होता है, तो इसका मेन जो संभावित सबसे ज़्यादा कारण होता है वो आपका करंट आप बहुत कम देते हो, जिसके कारण जो होता है आपका बेस मेटल जो होता है बीड के साथ वो पुअर फ्यूजन होता है ना, करंट बहुत कम है ना, लो करंट। तो आपका बी जो है यही आपका सही उत्तर है। हाई देते हो तो उसमें उसमें आपका अंडर कट हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आता है 100 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हेन डिपॉजिटिंग द रूट रन ऑन एन ओपन कॉर्नर जॉइंट इन वर्टिकल पोजिशन इट इज़ नेसेसरी टू मेंटेन शॉर्ट आर्क एंड अ की होल वाई। इससे पूछा है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में खुले कोने में रूट रन जोड़ रखते समय लघु चाप और एक कुंजी छेद को बनाए रखना आवश्यक है, ऐसा क्यों है? उसके पीछे कारण पूछ रहा है। उसके पीछे जो मेन कारण है वो आपका अच्छा प्रवेश प्राप्त करना होता है, उसी के लिए ओपन कॉर्नर जॉइंट जो होता है वर्टिकल पोजीशन में थोड़ा सा मेंटेन करा जाता है ना, और इसीलिए शॉर्ट आर्क भी उसमें और की होल रखा जाता है। तो आपका सी जो है ये आपका राइट आंसर है, टू ऑब्टेन गुड पेनिट्रेशन, अच्छा प्रवेश प्राप्त करने के लिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू वेल्ड कास्ट आयरन, क्या ढलवा लोहे को वेल्ड करना मुश्किल बनाता है? हाँ बिल्कुल बनाता है, क्योंकि ये हार्ड और ब्रिटल होता है ना। तो पहला जो है आपका सही उत्तर है, बाकी वेल्ड कर दिया जाता है ना। सो डिफ़िकल्ट पूछ रखा है, डिफ़िकल्ट इसलिए होता है क्योंकि ये हार्ड होता है और ब्रिटल होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं तो 102 नंबर क्वेश्चन है। इसमें वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग डीसी वेल्डिंग मशीन फॉर वेल्डिंग इज, तो वेल्डिंग के लिए डीसी वेल्डिंग मशीन का उपयोग करने के लाभों में से एक है। तो डीसी वेल्डिंग मशीन जो होता है वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है, उसका एडवांटेज पूछ रखा है, लाभ क्या होता है। सो लाभ इसका डीसी वेल्डिंग का जो इस्तेमाल करते हैं उससे आपका जो लाभ होता है, आप इससे फेरस मेटल को भी वेल्ड कर सकते हो और नॉन फेरस मेटल को भी वेल्ड कर सकते हो। तो डी जो लिख रखा है लौ और अलौ धातु, दोनों धातुओं को वेल्ड किया जा सकता है, बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कैन बी वेल्डेड, डीसी वेल्डिंग मशीन से किया जा सकता है ना। सो डी जो है आपका राइट आंसर है। अगला 103 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कार्बन बाई वेटेज इन एसिटिलीन गैस इज, तो एसिटिलीन गैस में वजन में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो जैसे एसिटिलीन का आपका 15 होता है ना, 15 वॉल्यूम में होता है ना, तो 15 केजी होता है ना। 15 केजी का जो होता है उसमें आपका पूछा है कि कार्बन कंटेंट जो होता है उसमें कितना परसेंट होता है। तो उसमें कार्बन जो होता है एसिटिलीन का एसिटिलीन गैस में वो आपका 92%, 92.3% जो होता है आपका एसिटिलीन होता है ना। सो आपका पहला जो है ये आपका सही उत्तर होगा। कार्बन का जो प्रतिशत होता है वजन में आपका 92.3% होता है ना। नेक्स्ट आते हैं 104 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिस्टम कॉल्ड व्हेन 3 और मोर गैस सिलेंडर आर कनेक्टेड टुगेदर, 3 या अधिक गैस सिलेंडरों के एक साथ जुड़ जाने की जो प्रणाली होती है उसको क्या कहते हैं? 3 या उससे ज़्यादा जो होते हैं ना मतलब गैस सिलेंडर को एक साथ जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं आपका मैनीफोल्ड सिस्टम है ना, बहुमुखी प्रणाली या मैनीफोल्ड सिस्टम। तो आपका डी जो है आपका सही उत्तर है। 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज सुटेबल फॉर यूज इन वेल्डिंग शॉप। सो वेल्डिंग की दुकान में उपयोग किए गए उपयोग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक उपयुक्त है? तो फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है वेल्डिंग शॉप में जो इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो जो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। सी में दे रखा है, तो सी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 106 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पाइप आर वेल्डेड बाय अप हील वेल्डिंग टेक्निक। अप हील वेल्डिंग टेक्निक द्वारा किस प्रकार के पाइपों को वेल्ड किया जाता है? तो अप हील टेक्निक के द्वारा जो होता है जो मोटी दीवार वाले पाइप होते हैं उनको वेल्ड किया जाता है ना। सो बी जो है आपका सही उत्तर है।
अगले क्वेश्चन बात है 107 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है अ कास्टिंग हैविंग अ क्रैक इज टू बी रिपेयर्ड बाय वेल्डिंग, हाउ विल यू प्रिवेंट एक्सटेंशन ऑफ द क्रैक वाइल वेल्डिंग। तो ढलाई युक्त दरार की वेल्ड द्वारा मरम्मत की जानी है। तो ढलाई युक्त जो दरार है उसको वेल्ड द्वारा मरम्मत की जानी है। तो वेल्डिंग करते समय आप दरार को बढ़ने से या दरार के बढ़ने से कैसे रोकेंगे, है ना, दरार को बढ़ने से कैसे रोकेंगे। तो उसके लिए जो आप प्रोसेस इस्तेमाल करोगे वो होता है आपका दोनों साइड में आप क्रैक के दोनों साइड आप ड्रिल करोगे, उसके बाद ही आप वेल्ड करोगे, है ना। तो डी जो लिख रखा है आपका सही उत्तर है, बाय ड्रिलिंग एट बोथ एंड ऑफ द क्रैक। तभी आप जब आप क्रैक्स को वेल्डिंग के द्वारा रिपेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, तभी वो फैलेंगे नहीं, है ना, और आसानी से बाद में आप वेल्डिंग कर सकते हो। दरार के दोनों सिर पर ड्रिलिंग करके आप दरार को बढ़ने से रोक सकते हो, है ना। डी जो है ये राइट आंसर है। अगला 108 नंबर क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस विल बी यूज फॉर वेल्डिंग थिन सीट कंटिन्यूसली। पतली सीट के लगातार वेल्डिंग के लिए किस प्रतिरोध वेल्डिंग का प्रयोग किया जाना चाहिए, किया जाएगा, उसके बारे में पूछ रहा है ना। तो जो हम पतली सीटों का वेल्डिंग करते हैं, है ना, सो उसमें जो रेजिस्टेंस वेल्डिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं वो आपका कौन सा रेजिस्टेंस वेल्डिंग उपयोग करते हैं उसके बारे में पूछा है। तो सीम वेल्डिंग जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है ना। बी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 109 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाइप वेल्डिंग पोजीशन रिप्रेजेंट 45 डिग्री इंक्लाइन पोजीशन वेल्डिंग। निम्नलिखित में से कौन सी पाइप वेल्डिंग स्थिति 45 डिग्री इंक्लाइन स्थिति वेल्डिंग प्रदर्शित करती है। तो 45 डिग्री जो होता है ये आपका 6G जो होता है उस पर दर्शाया जाता है ना। तो डी जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 110 नंबर क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ़ लॉन्ग आर्क इज यूज इन MMAW मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में लंबे चाप का उपयोग करने पर क्या होगा। तो लंबा चाप जब इस्तेमाल करते हैं मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग में तो उस केस में जो होता है वो आपका जो बेस मेटल में जो फ्यूजन है उसमें कमी आती है ना। सो बी में लिख रखा है देयर विल बी लैक ऑफ फ्यूजन ऑफ बेस मेटल, आधार धातु के संलयन में कमी होगी। तो बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 111 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है विच मेटल डज नॉट अलाउ एक्सरेज टू पास थ्रू इट। तो कौन सी धातु एक्सरे किरणों को इसके माध्यम से गुजरने की अनुमति नहीं देती है। मेटल के बारे में पूछ रखा है ना, जो आपका एक्सरे को जो है पास नहीं होने देता है। तो वो जो मेटल होता है आपका लेड होता है ना। डी जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वेल्डिंग रिक्वायर्ड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रोड इन द फॉर्म ऑफ स्पूल। किस प्रकार की वेल्डिंग के लिए स्पूल के रूप में इलेक्ट्रोड के उपयोग की आवश्यकता होती है। तो किस प्रकार की वेल्डिंग के लिए स्पूल के रूप में इलेक्ट्रोड के उपयोग की आवश्यकता होती है। स्पूल के लिए पूछ रखा है बेसिकली, है ना। स्पूल के रूप में इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है जहाँ पे आवश्यकता होती है। तो इस तरह का जो होता है आपका मिग वेल्डिंग में होता है ना। सो बी जो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है आर्गन इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील बिकॉज। आर्गन का जो उपयोग होता है जंगरोधी इस्पात की वेल्डिंग के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है इसके पीछे कारण पूछ रखा है। तो ये जो होता है आपका इनर्ट गैस होता है आर्गन, है ना, इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला जो आपका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है द टर्म स्क्वायर वेव इज रिलेटेड टू। तो जो स्क्वायर वेव शब्द है वो किससे संबंधित है। तो वो जो है आपका आउटपुट पावर जो होता है उसके आकार से संबंधित होता है ना, शेप ऑफ आउटपुट पावर। तो ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 115 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल हैज़ द बिगेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन डिस्टोर्शन ड्यूरिंग वेल्डिंग, है ना। तो वेल्डिंग के दौरान विकृति पर धातु के किस गुण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। तो वो डिस्टोर्शन जब होता है ना तो उस टाइम पे बिगेस्ट इन्फ्लुएंस पूछ रहा है, उस टाइम पे सबसे अधिक प्रभाव मतलब विकृति के वेल्डिंग के दौरान विकृति पर धातु के किस गुण कौन से गुण का जो होता है सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है जब विकृति होती है। तो उस टाइम पे जो होता है सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका जो ताप विस्तार का होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ये सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ना। तो बी जो है आपका राइट आंसर है। जब भी आपका वेल्डिंग के दौरान विकृति होती है तो धातु में जो होती है सबसे अधिक प्रभाव जो डालता है वो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, ताप विस्तार प्रसार गुणांक, है ना। बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बात है 116 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है
हाउ टू अवॉइड ब्लो होल इन वेल्ड बीड ड्यूरिंग मिग वेल्डिंग। तो मिग वेल्डिंग के दौरान वेल्ड बीड में ब्लो होल को कैसे बचाया जा सकता है। तो जब भी आप मिग वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उसमें आपका वेल्ड बीड जो ब्लो होल बनता है वेल्ड बीड में, तो उसको कैसे आप रोक सकते हैं, उसके पीछे कारण पूछ रखा है। तो उसके लिए जो होता है हम उसमें हम सील्डेड गैस जो होता है परीक्षण करके कर सकते हैं ना। तो ये आपका डी दे रखा है, सील्डेड गैस इसी में लिख रखा है ना। बाय कंसनट्रेटिंग सील्डेड गैस ऑन वेल्ड बीड, तब जाके हम ब्लो होल जो बनते हैं उन चीज़ को रोक सकते हैं। तो वेल्ड बीड पर परीक्षण गैस को केंद्रित करके, तो वहाँ पे डाल के है ना। तो डी जो है राइट आंसर है। 117 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन है हीलियम इज़ लाइटर देन ऑर्गन बाय। तो हीलियम आर्गन से हल्की होती है, कितना गुना हल्का होता है उसके पीछे वो पूछ रहा है। सो हीलियम जो होता है ऑर्गन के कंपैरिजन 8 गुना जो होता है वो आपका हल्का होता है, सॉरी 10 टाइम होता है। तो सी जो है आपका सही उत्तर है। हीलियम जो होता है ऑर्गन से 10 गुना हल्का होता है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है इफ़ द प्लेट टू बी वेल्डेड आर क्लैम्ड हाउ विल इट अफेक्ट वार्पिंग, है ना, वार्पिंग। यदि वेल्ड की जाने वाली प्लेटें कसी हो तो यह वार्पिंग को कैसे प्रभावित करता है, वार्पिंग को कैसे प्रभावित करता है। तो जब भी वेल्ड की जाने वाली प्लेट जो होती है वो आपका कसी हुई होती है, मतलब क्लैम्प किया होता है, तो उस टाइम पे वार्पिंग को कैसे प्रभावित करता है उसको पूछ रहा है। तो ये क्या करता है ना, वार्पिंग को कम कर देगा, है ना, ऐसे रहेगा तो आपका इस तरह से प्रभावित करता है कि इट विल डिक्रीज वार्पिंग, है ना, यह वार्पिंग को कम करेगा। यदि हम वेल्ड प्लेट को मतलब जिस प्लेट पे वेल्ड करना है उस प्लेट को कस देते हैं तो उस टाइम पे ये वार्पिंग को कैसे प्रभावित करता है, ये वार्पिंग को कम कर देता है, कम करेगा। तो बी जो है आपका यही राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बात है 119 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू काउज बर्न थ्रू वेल्डिंग, है ना। तो निम्नलिखित में से किससे वेल्डिंग के दौरान जलने की संभावना होती है। 4 ऑप्शन दे रखा है, इसमें से पूछा है कि किसमें जो होता है वेल्डिंग के दौरान जलने की संभावना होती है। रूट फेस टू स्मॉल, ट्रैवल स्पीड टू फास्ट, रूट गैप टू स्मॉल, ट्रैवल स्पीड टू स्लो। तो आपका पहला जो है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। जलने की जो संभावना होती है वेल्डिंग में, आपका रूट फेस यदि बहुत ही छोटा होता है उस केस में आपका जलने की संभावना होती है, अदरवाइज नहीं होती है ना। पहला जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉपर इंस्टीड ऑफ एल्यूमिनियम इज वेल्डिंग केबल। सो वेल्डिंग केबल में एल्यूमिनियम के बजाय तांबे का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है। तांबा क्या होता है ना, ये करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है ना। अच्छा, कॉपर इज चीपर, ये तो गलत है, कॉपर महंगा है एल्यूमिनियम के कंपेरिजन, है ना। कॉपर इज लाइटर, ये भी गलत है। कॉपर जो होता है ये आपका भारी होता है कंपैरिजन टू एल्यूमिनियम, है ना। कॉपर इम्प्रूव करंट कैरिंग कैपेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये हो सकता है ना। बाकी चौथा जो है सारा का सारा दे रखा है। तो आपका सी जो है यही आपका सही उत्तर होगा, है ना। वेल्डिंग केबल में एल्यूमिनियम के बजाय तांबे का उपयोग करने का यही मेन फ़ायदा है कि वो क्या होता है, करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब तांबा जो होता है आपका एल्यूमिनियम के कंपैरिजन ज़्यादा करंट को वहन करने का क्षमता होता है और उसमें लचीलेपन में सुधार भी आता है ना। सी जो है आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 121 नंबर। इसमें आपका क्वेश्चन है ट्रायंगुलर शेप वेल्ड सिंबल रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ वेल्ड, मतलब ये जो है ना ये किस चीज़ को दिखाता है। तो ये आपका फिलेट वेल्ड को दिखाता है। ट्रायंगुलर शेप लिख रखा है, त्रिकोणीय आकार का वेल्ड प्रतीक किस प्रकार के वेल्ड को दर्शाता है। इसी से रिलेटेड एक पहले क्वेश्चन था जिसमें हम टी वेल्डिंग कर रहे थे और इसमें ये वाला पूछ रहा था ये जो बनेगा ये किस चीज़ का बनेगा। तो ये फिलेट का ही होता है ना, ये आपका फाइनली फिलेट बनता है। फिलेट का ये आपका सिंबल होता है ना। सो ये जो है आपका राइट आंसर है। बाकी इसमें 121 क्वेश्चन था, इससे पहले फर्स्ट पार्ट हुआ था, उसमें आपके टोटल 129 क्वेश्चन है। इस तरह से 2 पार्ट हुए हैं और टोटल 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं ना। आप इनको देखो, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। नॉट इवन वेल के लिए आप इसरो के लिए दो या फिर NPCL हो गया और जो भी आपके पेपर्स आते हैं जैसे NCL हो गया और जो भी टेक्नीशियन से रिलेटेड एग्जाम्स हैं उनके लिए ये जो क्वेश्चन है 250 क्वेश्चन और भी उसमें क्वेश्चन प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल होंगे आपके लिए।
बाकी वीडियो की क्वालिटी कैसी है वो ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा आपको ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।